Hello, my name is Ankit Sharma. Yesterday we discussed about the first Mughal emperor Babur. Now it's time to discuss about his son Humayun. Humayun, as the name suggests, means the lucky one. But trust me, Humayun is the most unluckiest Mughal emperor in the history of India. At the young age of 23 years, Humayun succeeded Babur, and he is the second Mughal emperor who ruled over the territories what is now in Afghanistan, Pakistan, and some parts of the Western India as well. Humayun is the second Mughal emperor in India. After occupying the throne, जब हुमायूं थ्रोन को ऑक्यूपाई करता है तो उसके सामने बहुत सारे चैलेंजेस भी रहते हैं. चैलेंजेस इन द सेंस उसको बहुत सारे थ्रेट भी रहते हैं. थ्रेट इन द सेंस कि अगर बात करें ईस्ट के तरफ, अगर हम देखें तो ईस्ट की तरफ हुमायूं का दुश्मन नंबर 1, पहला दुश्मन महमूद लोदी और कुछ अफगान. अगर हम साउथ की तरफ देखें हुमायूं के दुश्मनों की तो बहादुर शाह ऑफ गुजरात. और अगर हम नॉर्थ वेस्ट की तरफ देखें तो हुमायूं के कुछ दुश्मन, जिसमें उसमें एक यंगर ब्रदर कामरान भी आता है. दरअसल हुमायूं के 3 ब्रदर थे, अक्सारी, हिंदल और कामरान. कामरान उसका दुश्मन रहा और उसके साथ इसकी बैटल्स भी होंगी. लगभग 23 इयर्स की उम्र में हुमायूं सक्सीड करता है अपने फादर बाबर को. कुछ हम एक्सपीडिशंस देखेंगे हुमायूं की कि कहाँ एक्सपीडिशंस की गई, कौन सी जगहों को जीता गया, कौन कौन से बैटल हुमायूं ने लड़े और फिर उसका अंजाम क्या हुआ. दरअसल 1530 में बाबर के मरने के बाद जब हुमायूं गद्दी संभालेगा तो टाइम पीरियड रहेगा 1530 से 1556. इसको 2 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं हम. दरअसल 1530 और 1540 में इसका फर्स्ट फेज, हुमायूं का फर्स्ट फेज रहेगा. ये इसलिए कि 1539 और 1540 में जबरदस्त मुंह की खानी पड़ेगी हुमायूं को शेरशाह सूरी से. फिर वापस आएगा हुमायूं 1555 और 1556 में, जब शेरशाह सूरी की मृत्यु हो गई होगी, कमजोर अफगान गद्दी पे बैठे होंगे और कमजोर अफगानों को हराने के बाद दोबारा ये गद्दी पे बैठेगा. इसको हम बोलेंगे सेकंड फेज. और इसके जो बीच का रहेगा वो रहेगा शेर शाह सूरी. या हम पढ़ेंगे सूरी अंपायर के बारे में, जो रहा 1540 से लेकर 1554 तक या 1555 तक. ये हम पढ़ेंगे. 1530 से लेकर 1540 पहला फेज हुमायूं का, 1550 से सेकंड फेज, और बीच में जो है वो शेरशाह सूरी या सूरी डायनेस्टी की शुरुआत होगी. उसके भी हम एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर को जानेंगे, सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर्स को जानेंगे, वहां की जुडिशरी को जानेंगे, शेरशाह सूरी की, वो आगे हम पढ़ेंगे. पहले हुमायूं लगभग 23 इयर्स की उम्र में हुमायूं ने गद्दी संभाली और इसके सामने दुश्मन बहुत ज्यादा थे. दुश्मन नंबर पहला ईस्ट की तरफ थे पावरफुल अफगान्स, जिनमें महमूद लोदी था. अगर हम साउथ की तरफ देखें तो साउथ की तरफ गुजरात का बहादुर शाह था, जो दुश्मन नंबर 2 था. तीसरा दुश्मन हम बात करें तो हुमायूं का यंगर ब्रदर कामरान, जो नॉर्थ वेस्ट की तरफ से इसको चैलेंजेस दे रहा था. बात करें हुमायूं की जो एक्सपीडिशंस हैं, जो इंपॉर्टेंट एक्सपीडिशन जो शुरुआत के दिनों में हुमायूं ने एक्सपीडिशंस करी हैं, वो जगहें हैं कलिंजर, बुंदेलखंड, जौनपुर, ये जगहें हैं. और फोर्ट ऑफ चुनार का फोर्ट पे भी जो आक्रमण किया, ये कुछ इसकी पहली एक्सपीडिशंस हैं. एक चीज और याद रखना, हुमायूं ने दिल्ली में दीन पनाह
PANAH, दीन बना एट दिल्ली, इसको अपनी सेकंड कैपिटल बनाया। एग्जाम का क्वेश्चन, सेकंड कैपिटल बनाया। इसकी जो अर्ली एक्सपीडिशंस हैं, अर्ली एक्सपीडिशंस अगर कहा जाए तो कहाँ कहाँ है? कलिंजर, जौनपुर और चुनार, इसकी पहली। कुछ हम एक्सपीडिशंस की बात करेंगे, जैसे जैसे जो कलिंजर जो बुंदेलखंड में था, इसको 1531 में इस किले पर आक्रमण किया जाएगा हुमायूं द्वारा। अभी 6 ही महीने हुए होंगे गद्दी पे आए हुए, कलिंजर के किले पर आक्रमण किया जाएगा हुमायूं द्वारा 1531 में, और जो उस किले को सीज कर दिया जाएगा। और उस किले को उस समय कौन गवर्न कर रहा है, कौन रूल कर रहा है? चंदेला किंग हैं, वो रूल कर रहे हैं। किला जब सीज कर दिया जाएगा हुमायूं की तरफ से, तो चंदेला किंग सरेंडर कर देंगे, और वो सरेंडर कर देंगे कलिंजर का फोर्ट हुमायूं को। हुमायूं क्या करेगा बदले में? हुमायूं क्या करेगा? उस चंदेला किंग को फोर्ट सौंप देंगे इस शर्त पे कि वो उनकी सुजर्निटी एक्सेप्ट करेगा और उनके अंडर काम करेगा। तो कलिंजर 1531 बुंदेलखंड का वो फोर्ट है, किला है, जिस पर हुमायूं पहला आक्रमण करता है, और उस समय उस पर रूल कर रहे हैं चंदेला किंग लगभग 1 महीने के सीज के बाद सरेंडर कर जाएंगे, थक जाएंगे उससे लड़ते हुए हुमायूं से, और वो सरेंडर कर देंगे कलिंजर फोर्ट हुमायूं को। हुमायूं शर्त रखता है कि कलिंजर फोर्ट आपको मिल जाएगा, बदले में आपको मेरी सुजर्निटी एक्सेप्ट करनी पड़ेगी। सुजर्निटी मतलब आपको उसके अंडर काम करना पड़ेगा। तो 12 टन्स ऑफ गोल्ड भी चंदेला किंग की तरफ से हुमायूं को दिया जाता है, और सुजर्निटी भी एक्सेप्ट करता है चंदेला किंग, और चंदेला किंग को कलिंजर फोर्ट वापस मिल जाता है, पर सुजर्निटी के अंदर। कलिंजर 1531, कलिंजर के बाद फेमस एक्सपीडिशन हुई है धोरिया, एक जगह है धलोरिया को 1532 में कैप्चर किया जाएगा। किससे? महमूद लोदी से। महमूद लोदी वर्सेस हुमायूं। धोरिया में जंग होगी 1532 में हुमायूं की और महमूद लोदी की, जिसमें महमूद लोदी को हरा दिया जाएगा, महमूद लोदी डिफीट हो जाएगा। वेरी इंपॉर्टेंट। उसके बाद धोरिया के बाद चुनार का किला पे भी आक्रमण होगा। चुनार के किले को, दरअसल इस चुनार को याद रखना, इसको हम गेटवे ऑफ ईस्टर्न इंडिया भी कहते हैं। गेटवे ऑफ ईस्टर्न इंडिया। ये सारे एग्जाम के क्वेश्चन हैं, यूपीएससी भी पूछता है, केएस में भी कभी कभार पूछे जाते हैं, और भी जो सेंटर या स्टेट के पीएससी के एग्जाम्स होते हैं, पीएससी के एग्जाम होते हैं, उनमें ये क्वेश्चन पूछा जाता है। पहला मैंने बताया कलिंजर पर आक्रमण 1531 में, फिर धोरिया में महमूद लोदी को हुमायूं हराएगा, और फिर चुनार का किले को सीज किया जाएगा। इस चुनार के किले को, फोर्ट ऑफ चुनार को गेटवे ऑफ ईस्टर्न इंडिया भी कहते हैं। ये किसके अंडर होता है उस समय? शेर शाह सूरी के अंडर होता है उस समय। और शेर शाह सूरी से इसको क्या कर दिया जाएगा? शेर शाह सूरी से इसको सीज कर दिया जाएगा। बदले में शेर शाह सूरी डिप्लोमेटिक चाल चलेंगे, वो बोलेंगे कि हमारा ये किला छोड़ दो, बदले में मैं आपको अपना बेटा होस्टेज के रूप में आपको सौंपता हूं। तो चुनार का जो किला जहां पर इन्होंने हुमायूं ने जीता था, ये बड़ी आसानी से पठान्स को क्रश कर सकते थे, बट शेरशाह सूरी की डिप्लोमेटिक चाल ने इस किले को बचा दिया, और अपना बेटा शेरशाह सूरी ने होस्टेज के रूप में हुमायूं को दिया, और बदले में किला वापस हथिया लिया, और इन्होंने, मुगल्स ने वो किला छोड़ दिया। किला छोड़ने का सबसे बड़ा कारण यह भी था कि साउथ की तरफ से बहादुर शाह जफर लगातार आक्रमण करने की तैयारी में था, तो वहां पर ध्यान हुमायूं का चला गया, और गुजरात में जंग हुई बहादुर शाह के साथ जंग लड़ता है। 1535 से लेकर 1536 तक इनकी जंगें होती है। दीयू को कैप्चर कर दिया जाता है हुमायूं द्वारा, और सेंट्रल इंडिया में लगभग पोजीशन स्ट्रांग हो जाती है हुमायूं की। उसके बाद
गुजरात के बाद बहुत ही इंपॉर्टेंट, गुजरात के बाद बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, अगर ये आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, गुजरात के बाद एक जगह है बैटल ऑफ चौसा। बैटल वेरी इंपॉर्टेंट, एग्जाम में पूछते हैं, बैटल ऑफ चौसा। शेरशाह सूरी पहुंच चुका है, शेरशाह सूरी जबरदस्त सेटबैक देगा। 1539 में ये बैटल होती है, किसके बीच में? शेर शाह सूरी वर्सेस हुमायूं के बीच में होती है, और हुमायूं को हरा दिया जाता है। हुमायूं डिफीटेड, हुमायूं की हार हो जाती है। उसके बाद बैटल ऑफ, उसके बाद दोबारा हारने के बाद अगली बैटल में फिर चुनौती देगा हुमायूं, बैटल ऑफ कन्नौज। बैटल ऑफ कन्नौज को बैटल ऑफ बिलग्राम भी कहते हैं, एग्जाम में पूछते हैं, कंफ्यूज नहीं होना। 1540 में हुमायूं और शेरशाह सूरी के बीच में फिर बैटल होती है और फिर मुंह की खानी पड़ती है हुमायूं को, और हुमायूं अज्ञातवास के लिए वहां से भाग जाता है पर्शिया की तरफ। तो ये कुछ फेमस एक्सपेडिशंस हैं किसकी? हुमायूं की। हम दोबारा रिपीट कर देते हैं। पहली एक्सपेडिशन 1531 में कलिंजर फोर्ट बुंदेलखंड का किला, उसको डिसाइड करता है हुमायूं, और चंदेला किंग होते हैं उस समय, वो सरेंडर करते हैं, सुजनिटी एक्सेप्ट करते हैं हुमायूं की। फिर उसके बाद धोरिया में 1532 में महमूद लोदी और हुमायूं के बीच में जंग होती है, जिसमें महमूद लोदी को हराया जाता है किसके द्वारा? हुमायूं द्वारा। उसके बाद फोर्ट ऑफ चुनार 1532 में इस पर डिसाइड करता है, सीज करता है ये शेरशाह सूरी से, जिसमें शेरशाह सूरी अपनी डिप्लोमेटिक चाल चलता है और अपना एक बेटा होस्टेज के रूप में हुमायूं को देता है और बदले में फोर्ट वापस ले लेता है। वेरी इंपॉर्टेंट, इस फोर्ट ऑफ चुनार को गेटवे ऑफ ईस्टर्न इंडिया भी कहते हैं, ध्यान में रखना इसको। उसके बाद 1535-36 में गुजरात के बहादुर शाह के साथ इसकी जंगें होती हैं, लगभग ये जीतता है और दीयू को भी कैप्चर कर देता है। हालांकि उस समय पोर्तुगीज भी वहां पर अपना कदम रख चुके हैं, वो भी हम पढ़ेंगे। उसके बाद वन ऑफ द फेमस जो एग्जाम में पूछते हैं, बैटल ऑफ चौसा और बैटल ऑफ कन्नौज बिलग्राम में शेरशाह सूरी द्वारा हराया जाएगा 1539 में बैटल ऑफ चौसा में, और फिर 1540 में फिर से बैटल ऑफ कन्नौज, जिसको बैटल ऑफ बिलग्राम भी कहते हैं, उसमें इसको हुमायूं को खदेड़ा जाएगा, हराया जाएगा, और हुमायूं डर के मारे या अज्ञातवास में पर्शिया की तरफ निकल जाता है। और इसी बीच रास्ते में फिर 1542 में उमरकोट सिंध की जगह में अकबर का भी जन्म होता है। तो वो जब हम अकबर पढ़ेंगे तो हम अकबर में डिफाइन करेंगे। हालांकि अब जो 1540 के बाद जब हुमायूं भाग गया है, ये पहला फेज मैंने आपको बताया, फर्स्ट फेज। अब जब हुमायूं भाग गया है तो कौन गद्दी पे बैठ रहा है? दिल्ली की गद्दी पर। यहां पर डिसाइड हो जाता है कन्नौज बिलग्राम की बैटल में कि गद्दी पर, दिल्ली की गद्दी पर अब कौन बैठ रहा है? शेर शाह सूरी। तो ये आपको याद रखना है। अब हम पढ़ते हैं कि जो शेर शाह सूरी है वो सूरी एम्पायर अब एस्टैब्लिश होगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, 1540 से वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आपको ध्यान में रखना है। 1540 से सूरी एम्पायर तो 1555 तक चलेगा, 1556 तक चलेगा। सूरी एम्पायर, हु एस्टैब्लिश सूरी एम्पायर? शेर शाह सूरी एस्टैब्लिश्ड सूर एम्पायर। He is a great administrator as well expansionist तो था। He is also a great expansionist and also a great administrator, वो भी हम डिस्कस करेंगे। शेरशाह सूरी made दिल्ली as his capital, दिल्ली को इसने कैपिटल बनाया अपनी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, शेरशाह सूरी ने 1539 में इस बैटल ऑफ चौसा में हुमायूं को हराया। बैटल ऑफ कन्नौज, जिसको बिलग्राम भी कहते हैं, 1540 में फिर से हुमायूं को हराया और दिल्ली की गद्दी पर ये बैठ गया। उसके बाद 1544 में कलिंजर किले को
अटैक करता है, कलिंजर पर अटैक करता है शेर शाह सूरी, और उस समय कलिंजर किले की रखवाली या कलिंजर किले में कीर्ति सिंह का गवर्नेंस होती है, कीर्ति सिंह को हराएगा और कलिंजर पर फतह करने की कोशिश में 1545 में, मई 1545 में अपनी ही तोप का शिकार हो जाएगा और शेर शाह सूरी की डेथ हो जाएगी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। 1544 में कलिंजर किले पर दोबारा अटैक, उस समय कीर्ति सिंह है, कीर्ति सिंह को हराने की कोशिश में 1545 मई 1545 को अपनी ही तोपों द्वारा निशाना बनाया जाएगा, गलती से तो अपनी ही तोप का निशाना बनेगा शेर शाह सूरी, और मई 1455 में शेर शाह सूरी की डेथ हो जाएगी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। शेर शाह सूरी was a great great administrator as well. एक्सपेंशनिस्ट के अलावा एडमिनिस्ट्रेटर भी अच्छे थे। अब हम देखेंगे कि एडमिनिस्ट्रेटिव सेटअप कैसा था। जो शेर शाह सूरी थे उनके रेन में जो एडमिनिस्ट्रेटिव सेटअप था वो सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव सेटअप था, सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन थी। जैसे दिल्ली सल्तनत में एडमिनिस्ट्रेशन पूरी की पूरी सेंट्रल थी, उसी को बेस मानते हुए शेर शाह सूरी ने भी अपनी जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो सेंट्रलाइज की थी। तो पूरे तरीके से सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन थी। अब सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन को कुछ इन्होंने ऑर्गन्स बनाए हुए थे सेंटर के, जैसे 5 मेन सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। जैसे दीवान ए उज्र, ये किसकी बात कर रहा हूं मैं? शेर शाह सूरी की। दीवान ए उज्र, दीवान ए अर्ज, दीवान ए इंशा, दीवान ए रिसालत एंड दीवान ए काजा। कुछ सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम के ये कुछ ऑर्गन्स हैं। शेर शाह सूरी के जो एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम था वो सेंट्रलाइज्ड एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम था, जो कहां से इसने लिया था, बेस बनाया था। जैसे दिल्ली सल्तनत का एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम था सेंट्रलाइज, उसी तरह से इसने भी अपना जो सेंट्रल जो एडमिनिस्ट्रेटिव था वो हाईली सेंट्रलाइज किया था, जिसमें सेंटर के कुछ ऑर्गन से, जैसे दीवान ए उजर, ये जो ऑर्गन था इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर रेवेन्यू। इट इज द डिपार्टमेंट, कुछ डिपार्टमेंट थे, लगभग 5 मेन डिपार्टमेंट थे उस सेंट्रलाइज एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम के। जैसे दीवान ए उजर रेवेन्यू के लिए, दीवान ए अरीज इसको हेड करता था अरीज ए ममलिक, ये था मिलिट्री के लिए, डिपार्टमेंट ऑफ मिलिट्री। उसके बाद दीवान ए इंशा, ये सेक्रेटरेट था। हेड ऑफ द डिपार्टमेंट को बोलते थे दाबीर, हेड ऑफ द डिपार्टमेंट को बोलते थे दाबीर। ये डिस्पैच ऑफ रॉयल डॉक्यूमेंट्स के लिए था। रिसालत का था डिपार्टमेंट ऑफ रिलीजियस एंड फॉरेन अफेयर्स, रिलीजियस एंड फॉरेन अफेयर्स। ये शेर शाह सूरी का सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम के कुछ इंपॉर्टेंट ऑर्गन्स है। दीवान ए काजा फॉर जुडिशियल पर्पसेस। रिसालत इज हेडेड बाय सदर SADR एंड काजा इज हेडेड बाय काजी। तो दीवान ए उजर, इट इज द डिपार्टमेंट फॉर रेवेन्यू। दीवान ए अरीज, इट इज द डिपार्टमेंट ऑफ मिलिट्री एंड इट इज हेडेड बाय अरीज ए ममलिक। दीवान ए इंशा, इट इज अ सेक्रेटरेट
responsible for the dispatch of royal documents, and the head of the department is here is Dabir. Next one is Diwan-e-Risalat. It is the Department of Religious and Foreign Affairs, and it is headed by Sadr. And number 5th is Qaza, for judicial purpose, and it is headed by Qazi. This is the central administrative system. Now it is the central, ये central administrative system था. अब सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन है. अब एडमिनिस्ट्रेटिव सेटअप क्या था? शेरशाह सूरी ने एडमिनिस्ट्रेटिव सेटअप को अपने कन्वीनियंस के हिसाब से 47 डिवीजन्स में डिवाइड किया था. 47 डिवीजन्स जिनको बोला गया सरकार्स, SARKAR. सरकार्स वर डिवाइडेड इनटू परगनास, और परगनास को हेड कर रहे थे शिकदर, SHIQDAR, शिकदर. एडमिनिस्ट्रेटिव अपने कन्वीनियंस के लिए एडमिनिस्ट्रेटिव इतने बड़े वास्ट सिस्टम का एडमिनिस्ट्रेटिव सेटअप चलाने के लिए उसको अपनी रियासत को शेरशाह सूरी ने 47 डिवीजन्स में डिवाइड किया था. 47 डिवीजन्स को जिसको सरकार्स बोला गया, सरकार्स को फिर परगनास में डिवाइड किया. परगनास का मतलब होता है नंबर ऑफ विलेजेस परगनास में, और परगनास में शिकदर बनाए गए. शिकदर परगनास किसके अंडर दिया गया? शिकदर और शिकदरान. वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. इनका काम क्या था? इनका काम था लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करना परगनास का. लॉ एंड ऑर्डर एंड एडमिनिस्ट्रेटिव सेटअप इन परगनास. उसके बाद इन्हीं परगनास में एक और चीज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, एक और चीज, मुंसिफ ए मुंसिफा. इनका काम था कलेक्शन ऑफ रेवेन्यूज. देखो, अपने शेरशाह सूरी ने अपने वास्ट एम्पायर को अपनी कन्वीनियंस के लिए एडमिनिस्ट्रेशन चलाने के लिए 47 डिवीजन्स, हाउ मेनी डिवीजन्स? 47 डिवीजन्स में डिवाइड किया था, जिसको सरकार्स बोला गया. सरकार्स को फर्दर डिवाइड किया परगनास में. नंबर ऑफ विलेजेस बोलते हैं परगनास को. परगनास किसके अंडर? शिकदर, और शिकदरान के अंडर. शिकदर का काम क्या था? लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करना. और एक दूसरा मुंसिफा, इसका क्या काम था? कलेक्शन ऑफ रेवेन्यूज. आपने अभी देखा शेरशाह सूरी का सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन जिसमें 5 इंपॉर्टेंट डिपार्टमेंट्स थे. फिर आपने एडमिनिस्ट्रेटिव सेटअप देखा कि 47 डिवीजन्स में डिवाइड था. अब जो इंपॉर्टेंट है कि वहां का जुडिशियल सिस्टम, जुडिशरी कैसी थी शेरशाह सूरी की? हम सुर एम्पायर की बात कर रहे हैं जिसकी दिल्ली कैपिटल बनाई थी. उसके बाद जुडिशियल सिस्टम था, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. जो जुडिशियल, अगर यहां पर नहीं दिख रहा है तो लोग एयरफोन्स लगा के नोट्स बना सकते हैं. जुडिशियल सिस्टम में जो सिविल केसेस थे उनको कौन सुनता था? आमिर. और जो क्रिमिनल केसेस थे उनको कौन सुनता था? काजी या मीर ए अदल सुनता था. वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. सिविल केसेस को कौन सुनता था? आमिर सुनता था, और क्रिमिनल केसेस को मीर ए अदल यानी कि काजी सुनता था. शेरशाह सूरी ने लोकल ऐसा प्रिंसिपल बनाया था कि अगर कहीं लोकल क्राइम होगा तो लोकल रिस्पॉन्सिबिलिटी ही होगी लोकल क्राइम्स को रोकने के लिए. अगर लोकल क्राइम नहीं रुक पाता तो जो शेरशाह सूरी ने मुकद्दम्स अपॉइंट किए गए थे, जिनको हेडमैन बोला जाता था,
अगर लोकल क्राइम नहीं रुक रहा है तो इन हेडमैन्स को पनिश किया जाता था। तो ये मुकद्दम्स हेडमैन कौन थे, इनके पास लोकल रिस्पॉन्सिबिलिटी थी, तो लोकल क्राइम्स को रोका जाए। अगर इनको नहीं अगर ये फेल होते थे तो इनको पनिश भी किया जाता था। ये जुडिशियल सिस्टम था। सिविल केसेस अमीर सुनता था, AMIR क्रिमिनल केसेस काजी, जिसको मीर अदल भी कहते हैं, वो करता था। उसके बाद रेवेन्यू सिस्टम, वन ऑफ द इंपॉर्टेंट सिस्टम ऑफ सूरी डायनेस्टी। रेवेन्यू सिस्टम एग्जाम में पूछते हैं। दरअसल रेवेन्यू सिस्टम में द शेरशाह सूरी ने फिक्स किया था लैंड रेवेन्यू आफ्टर द मेजरमेंट ऑफ द होल लैंड। शेरशाह सूरी हैड फिक्स्ड द लैंड रेवेन्यू आफ्टर द मेजरमेंट ऑफ द फुल लैंड। फिक्स किया था। लैंड की मेजरमेंट किस पर की जाती थी, लैंड की मेजरमेंट किस पर की जाती थी, वेरी इंपॉर्टेंट। अगर यहां पर नहीं दिख रहा है आपको, मेरा मार्कर खराब हो गया, तो आप एयरफोन्स लगाकर नोट्स बना सकते हो। लैंड की मेजरमेंट जो थी वो किसका बेस बनाकर की जाती थी, सिकंदरी गज, वेरी इंपॉर्टेंट, सिकंदरी गज। और जो रेवेन्यू फिक्स किया था शेरशाह सूरी द्वारा, जब पूरी लैंड मेजर की जाती थी तो वो सिस्टम था टोडरमल सिस्टम। हाँ जी हाँ, टोडरमल सिस्टम आप अकबर में भी पढ़ोगे, हम आगे उसको अच्छे तरह से पढ़ाएंगे, पर अभी आप जान लो कि जो रेवेन्यू सिस्टम है शेरशाह या सूरी एम्पायर का, वो उसको डिसाइड किया था शेरशाह सूरी ने। लैंड मेजरमेंट जो होती थी उसको क्या बेसिस था, सिकंदरी गज। और 1/3 हिस्सा या रेवेन्यू का 1/3 हिस्सा लैंड रेवेन्यू जाता था सूरी एम्पायर को। तो ये चीज भी याद रखनी है, सिकंदरी गज। और लैंड वॉज डिवाइडेड इनटू गुड, बैड, मिडलिंग, ये भी इसमें था, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। उसके बाद शेरशाह सूरी ने फार्मर्स जो रेवेन्यू